सभी चले गए तो राहुल अनन्या से पूछता है, दी क्या ये जीजा जी ने किया है? बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। अब राहुल को क्या पता कि अनन्या ने अर्जुन से सारे रिश्ते खत्म कर चुका है। अब उसकी सगाई भी टूट चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि अर्जुन ये सब नहीं करवा सकता है और उसके पिता तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस इलाज के खिलाफ तो वो बहुत पहले से ही थे। अर्जुन ने तो ये पक्का नहीं किया है, वो सिचुएशन को फिंगर आउट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अर्जुन से पहले ही रिश्ता खत्म हो गया था और पिता की कोई उम्मीद ही नहीं थी और उस वार्ड का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था और उसकी फैमिली में कोई भी इतना पैसा अफोर्ड नहीं करता था। अनन्या के मन में बस एक ही सवाल था कि कौन है मुझ पर इतना मेहरबान हो रहा है, कौन है महान इंसान जो इतना दयालु है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अनन्या ने जाके दरवाजा खोला तो देखा कि एक नर्स है। अनन्या ने मुस्कुराया और बोला, जी नर्स मैडम जी, वो आपके भाई की कंडीशन के बारे में बात करना है, प्लीज़ आप अभी चलिए। अनन्या को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसने मन में सोचा, क्या CMO मुझसे बात करेंगी? अनन्या ने फिर सवाल किया कि क्या सच में सर मुझसे बात करेंगी? जी आप जल्दी चलिए। दूर चलने के बाद वो CMO के ऑफिस तक पहुंच जाती है। नर्स अंदर जाती है और बोलती है, सर मैंने उन्हें बुला लिया है, उन्हें अंदर भेज दें। क्या? नर्स जब अंदर गई थी, गेट पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। जब नर्स उससे पूछी तो उन्होंने बोला, एकदम से जेंटल लेकिन कड़क आवाज़ में बोले, अंदर भेज दो उन्हें। अनन्या ने दरवाजे पर नॉक किया तो उस जेंटल आदमी ने बोला, अंदर आइए। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि यंग आदमी CMO की कुर्सी पर बैठा है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था और उसकी एज यही कोई 25 या 26 वर्ष होगी। उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और चश्मा उसकी नाक पर था। अनन्या ने जब देखा तो उसने सोचा कि CMO कोई बूढ़ा होगा, 80 से 90 साल का, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग। अनन्या ने थोड़ा असहज होते हुए बोला, हेलो सर, क्या आपने मुझे बुलाया? आपको मुझसे कुछ बात करनी है? हेलो मिस अनन्या जी, हाँ आप पहले बैठिए, फिर हम लोग बात करेंगे। अब उसकी नज़र प्रिया पर जाती है तो उसने तो अनन्या को घूर के देखा, लेकिन उसके उलट प्रिया उसे दिलचस्प से देखी। हालांकि अनन्या ने नहाया या फ्रेश नहीं हुई थी, लेकिन वो अभी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रिया भी बहुत ही सुंदर थी। हालांकि उसकी एज ज़्यादा बड़ी या कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अगर अभी इतना सुंदर है तो 18 की उम्र में कितनी सुंदर होगी। मिस अनन्या आप आराम से अंदर बैठिए, आप हमें यंग ही समझिए, आप कैजुअली फ्रेंड की तरह ही बात कर सकती हैं। अब अनन्या थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए चेयर को खींचा और उस पर बैठ गई और बिना झिझक के बोली, वो आप मेरे भाई के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? क्या मेरे भाई की हालत में अब कुछ सुधार हुआ है क्या? प्रिया ने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया और एक बड़ी सी सिप लिए हुए बोली, देखिए आपके भाई की हालत में बहुत ख़राब है, सब कुछ बदल गया है। अनन्या ने थोड़ा घबराते हुए बोला, किस तरह की हालत? देखिए उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा, आप बेस्ट पीरियड को चुकी हैं। प्रिया ने काफ़ी का कप रखते हुए बोला, क्या भविष्य में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा? क्या ये इम्पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा ये नहीं बता सकती। अब बेस्ट सर्जन को खोजना होगा। ये सुनते ही अनन्या ने आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। मैं बेस्ट सर्जन की खोज करूँगा, लेकिन आपको पैसे का इंतज़ाम करना होगा। एक मिनट, आपने बोला कि बेस्ट सर्जन, मतलब आप जानती हैं कि वो कौन है? हाँ मैं इस पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये काम आसानी से होगा। वो बहुत बड़े सर्जन हैं, अच्छी बीमारी उनने ठीक
की हुई है। मेरी नज़र में बस एक वही है। क्या आप बता सकती हैं कि सर्जन कौन है? रिकवरी 20% ऑफ जितनी अधिक थी। अनन्या ने जब ये सुना तो उसके दिल में फिर से एक उम्मीद की किरण जग गई थी। अनन्या ने तुरंत प्रिया से पूछा, क्या मैडम सच में सर ऐसे है? क्या वो इस हॉस्पिटल में है? क्या वो डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में है? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं, वो अब इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत पहले ही वो ये फील्ड छोड़कर बिजनेसमैन बन गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो मदद नहीं कर सकती। अनन्या के दिल में जो एक आशा आई थी वो ये बात सुन के अब चली गई। अनन्या के दिल में जो एक आशा आई थी वो ये बात सुन के अब चली गई। कई सालों पहले अगर वो इस फील्ड में थी तो अब वो राहुल का सर्जरी कैसे करेंगे, लेकिन वो तो अब इस फील्ड में है ही नहीं। अनन्या का 1% चांस दिखाई दे रहा था, अब वो भी ज़्यादा हुआ लग रहा था। राहुल अनन्या का एकमात्र सहारा था। वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहती थी। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। अनन्या ने प्रिया से बोला, मैडम सर क्या उनके बारे में कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अनन्या ने कुछ घबरा कर तो कुछ विचार करके बोली। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर वो चाहती थी, उसका काम तो हो ही गया था। वो कुछ देर सोचने का नाटक करती और कुछ देर के बाद चुप रहने के बाद बोली, ठीक है, मैं उनका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और उनका एड्रेस भी दे दूँगी, लेकिन आपको उन्हें ये नहीं बताना होगा कि मैंने आपको उनके पास भेजा है। ठीक है, अनन्या ने सीधा जवाब दिया। कुछ देर के बाद प्रिया ने उसे उस आदमी के घर का इन्फॉर्मेशन दे दिया और उसे लेके वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। अनन्या एक बड़े से घर के सामने जाती है। एक पल के लिए तो डर जाती है, राहुल के बारे में सोच के ही वो अंदर जाने लगती है। वो अंदर जाती है तो उसे सामने ही दो महिला रोक देती हैं। वो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। वो ब्रांड के कपड़े और गहने कपड़े पहनी हुई थी और मेकअप भी किया हुआ था, जिससे वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उन्हें देखने से लग रहा था कि जैसे वो बड़े खानदान से होंगी। वो दोनों महिला भी अनन्या को देखी। हालांकि अनन्या ने कोई भी मेकअप नहीं किया था, लेकिन वो अभी भी काफ़ी सुंदर दिख रही थी, जिससे वो दोनों महिला थोड़ा सा जलता हुआ फील कर रही थी। मिस, आपको किसी को ढूंढने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप किसे ढूंढ रही हैं? उनमें से एक महिला ने पूछा। अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे प्रिया मैडम ने भेजा है। क्या मैं कथिक कपूर से मिल सकती हूँ? दोनों महिला ने जब ये सुना तो वो लंबी सांस लेते हुए अनन्या की तरफ देखी और जेलिसी से उसे घूर कर बोली, तुम हो कौन जो चेयरमैन को उनके नाम से बुला रही हो? क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है जो उनसे मिलने के लिए आ गई हो? अगर आपके पास है तो ही आप उनसे मिल सकती हैं। क्या वो चेयरमैन है? ये सुनते ही अनन्या को झटका लगा, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती है। अनन्या ने ईमानदारी के साथ बोला, नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हा 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 हा, अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो उनसे नहीं मिल सकती हो। अगर उनसे मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेके आओ, तब मिल लेना। देखो, चेयरमैन सर किसी को जरा सा भाव क्या देते हैं तो लोग उनके सर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम आसानी से कथिक कपूर के करीब जाना चाहती हो? अनन्या ने उसे समझाते हुए बोला, देखिए, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो तो मैं अनन्या की बात काटते हुए एक महिला बोली, अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम कथिक कपूर से नहीं मिल सकती हो। क्या अनन्या कथिक से मिल पाएगी? ये सुनते ही अनन्या घबरा गई। वो किसी भी हाल से कथिक कपूर से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कथिक कपूर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। अनन्या ने अब दोनों महिलाओं को समझाते हुए बोला, देखिए, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है।
हमें नहीं पता कि आप लोगों की सोच क्या है, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बहुत जिद्दी हो। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। अरे तुम जाओ ना, बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी, सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो अनन्या अपनी बात पूरी कर पाती कि एक महिला ने उसे आगे बोलने व्यक्त हुई बोली, मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलती। अब तुम जा सकती हो। नेहा और ज़्यादा घबरा रही थी। उसे नहीं पता था कि कथित कपूर से मिलना इतना मुश्किल का काम होगा, लेकिन कथित कपूर से मिलना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसने अब बिना बहस किए ही फ्रंट कर्मचारी से बिना बात करे ही वो जाके बेंच पर बैठ गई और वहीं रेस्ट करने लगी, क्योंकि उसे वहीं उसका इंतजार करना था। वो हर हार नहीं मान सकती थी, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो कथित कपूर से बिना मिले तो नहीं जाएगी। ये देख के वो दोनों महिला नहीं गया और वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगी। एक महिला ने बोला, कितनी मोटी चमड़ी है ना, इसे क्या लगता है चेयरमैन कथित कपूर इनसे मिलेंगे? उन्होंने आज तक किसी लड़की के पीछे अट्रैक्टिव नहीं हुए। ये देखने में सुंदर है तो क्या इनसे चेयरमैन कपूर मिलेंगे? दूसरी महिला, हाँ ये बात तो सही बोल रही हो। उसको बोल भी दिया है कि बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती, तो भी वो अब यहीं बैठी हुई है। इसे क्या लगता है कि अपनी सुंदरता से चेयरमैन कपूर को रिझा लेगी? वहीं कथित का पर्सनल असिस्टेंट दिन कुछ काम से सीढ़ियों से उतर के बाहर, तो वो दोनों महिला ने उसे आवाज देते हुए बोला, सर। एक लड़की करीब जाते हुए बोली, लड़की बाहर बैठी है और वो बोल रही है कि उसको चेयरमैन कपूर से मिलना है। तो मैंने उसे बोल दिया कि कपूर सर बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते, लेकिन वो यहीं बैठी हुई है। हमें लगता है इससे हमारी कंपनी की इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। यह 2 घंटे से बैठी हुई है, हमें इसे निकाल देना चाहिए। तो महिलाओं ने जब अनन्या की तरफ देखा तो वो देख रही थी कि अनन्या कितनी गरीब है, उसके कपड़े कितने पुराने से हैं, लेकिन उनके मन में एक चीज़ थी कि वो अभी लड़की जो है बहुत अलग दिख रही है, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसे वो दोनों महिला के मन में जलन की भावना पैदा हो रही थी। इसने उसे कितना परेशान कर दिया कथित कपूर से मिलने के लिए। जब नितिन की नज़र अनन्या पर गई तो उसके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे कथित कपूर खोज रहे थे। अनन्या की तरफ देखते हुए उसके हाव भाव ही बदल गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। आखिर जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे वो आखिरकार यहाँ आ गई। वो कथित सर उसे ही खोज रहे थे, वो खुद ही यहाँ आ गई, यहाँ मिलने के लिए। वो तुरंत ही किसी को फ़ोन लगाया और बोला, सर वो आपसे मिलना चाहती है, मिस सिंघानिया आई हैं ऑफिस में। कौन मिस सिंघानिया? अनन्या सिंघानिया, उधर से कोल्ड और गंभीर वाला आवाज था। जी हाँ, मैंने सुना है कि वो 2-3 घंटे से यहाँ वेट कर रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। क्या आप उनसे मिलेंगे? कथित के लिए तो ये सरप्राइज था, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, ठीक है, उसे ऊपर ले आओ। अनन्या की तरफ नितिन ने देखा और सीधे वहाँ जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे वहाँ खड़ा देख के 2 गार्ड भी आ जाते हैं और अनन्या को पकड़ के ले जाने लगते हैं। तो नितिन उन्हें रोकते हुए बोलता है, लीव हर। ओके सर, ये बोल के गार्ड वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो दोनों महिला बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? वो लड़की आखिर है कौन जो नितिन सर ने खुद उसे छोड़ने के लिए बोला है? ये बेशर्म लड़की है, किसी को भी अपनी सुंदरता से आकर्षित कर सकती है। आप कौन? अनन्या ने सवाल किया। नितिन ने बोला, मैं चेयरमैन कपूर का असिस्टेंट हूँ। मैंने सुना है कि आप उनसे मिलना चाहती हैं। जी हाँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे उनके पास आप लेके जा सकते हैं क्या? मुझे उनसे बात करनी है। माफ़ कीजिएगा पर थोड़ी ज़रूरी काम है उनसे। अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। वो अपनी आँखों से नितिन से मटकते हुए बात कर रही थी। उसे डर था कहीं नितिन ने मना कर दिया मिलवाने से, तो उसने जल्दी जल्दी में बोला, मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 10
मिनट या 5 मिनट भी काफ़ी है। क्या आप उनसे मिला सकते हैं? हल्का मुस्कुराया और सर हिलाते हुए बोला, आपसे मिलने के लिए कपूर सर ने हाँ कह दिया है। आप चलिए मिस या प्लीज। जब फ्रंट कर्मचारी के बेंच पर बैठी वो दोनों महिला ने देखा कि अनन्या को कितना मान सम्मान मिल रहा है, तो उसके हाव भाव ही बदल गए। क्या कथित कपूर को ये पर्सनली जानती है, जो कि असिस्टेंट नितिन ने खुद इन्हें वीआईपी आदमी के पास ले जा रहे हैं? हमें तो कुछ पता ही नहीं है ये सब क्या हो रहा है। मैं ही 1 घंटे पहले ही अनन्या कश्यप के बारे में जानकारी दी गई थी कि कल रात आखिर कौन थी वो लड़की ने कपूर के साथ रात बिताई थी। नितिन वहां पर एक डॉक्यूमेंट रख के गया था जिसे एक आदमी बड़े ही गौर से देख रहा था। वो आदमी वाइट शर्ट पहने हुए था, ब्लैक चेयर पर बैठा हुआ था। उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी चौड़ी छाती साफ दिख रही थी। वो ध्यान से बस फाइल पढ़ रहा था जो नितिन ने लाके दी थी। अभी वो हालांकि नीचे देख रहा था, लेकिन उसका गुड लुकिंग चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी काली गहरी सी आंखें अभी बेहद ही सर्द दिख रही थी। उसकी आंखों की घनी पलकें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। लड़कियों को तो मेकअप और न जाने क्या क्या प्रोडक्ट लगाने के लिए सुंदर दिखना पड़ता है। मस्करा लगाने के बाद लड़की अपनी पलकें घनी करती है, लेकिन उसकी तो पहले से ही थी। नितिन ने पहले ही अपने सर पर नजर डाली और वहां बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। वो कभी कभी खुद अपने बॉस के करीब खींचे चले जाता था। भाई आपने मुझे बुलाया क्या? एक लड़का अंदर आता है। वो भी दिखने में अच्छा ही लग रहा था। वो काले कलर की शर्ट में कमाल का लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो नूर था वो अंदर जाते ही गायब हो गया था। वो शायद किसी बात को लेकर तनाव में था। वो कथिक से 5 से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा था, फिर भी उसे डर सा लग रहा था। उस रूम में एसी लगा हुआ था, फिर भी राजू को पसीना आ रहा था। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन प्लीज भाई आप मुझे कहीं मत भेजना। मुझे आप डांट लो या मार भी सकते हो। कथिक ने राजीव की तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। कथिक ने राजीव को एक नज़र देखा और गुस्से में उससे निगाह फेर ली और बोला, अगर मैं तुम्हें डांटूं या 100 बार भी मारूं तो मैं बहुत ही दयालु या कमज़ोर कहलाऊंगा। ये सब काफ़ी नहीं होगा, है ना? राजू डर के मारे थर थर कांपने लगा था। हालांकि वो कहने को तो उसका भाई था, लेकिन गुस्से में वो किसी अपनों को नहीं पहचानता था। राजू डर के मारे कथिक के पैर पकड़ लिया और भाई मैंने जो गलती की उसके लिए मैं सबक ले चुका हूँ। वो पैर पकड़कर रोने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पसीने से वो तरबतर हो रहा था। राजू पैर पकड़े डरते हुए बोलता है, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ये पहली और आखिरी बार है। मुझे पता है मैंने जो किया है गलत किया है, प्लीज भाई। अचानक कथिक झटके से गुस्से में राजू को धक्का देके एक साइड कर देता है और बोलता है, कल रात के बारे में मुझे सारी बात क्लियर करो। मुझे सारी बात हर एक डिटेल जाननी है, जल्दी से क्लियर करो, नहीं तो तुम यहाँ से अपने पैरों पर नहीं जा पाओगे। कथिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। राजीव ने जब ये सुना कि वो अपने पैरों पर नहीं जा सकता तो वो एकदम सदमे में चला गया। वो कुछ देर के लिए अपने आप को एक ही जगह पर शांत करके खड़ा हो गया और उसकी आंख से अपने आप आंसू बहने लगे। फिर वो कुछ देर के बाद अपने आंसू साफ करके बोलने लगा कि कल रात जब मैं आपके लिए लड़की लेके आ रहा था, वो भाई की तरफ लाचार होकर भी देख रहा था कि शायद उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई जब मैं आपके पास वो लड़की को लेके आ रहा था, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मैं कसम खाता हूँ मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। सुनते ही कथा के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हुए, क्योंकि भाई का एक्सीडेंट सुन के उसके अंदर इमोशन जग गए थे, पर वो अपने चेहरे पर इमोशनल जाहिर नहीं होने दिया। क्या तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो एडमिट है? हाँ हाँ भाई। कथिक अब गहरी सोच में डूब गया था। वो सोच रहा था कि राजीव तो झूठ नहीं बोल सकता है। तो अगर राजीव का एक्सीडेंट हो गया और जिसको राजीव ने
अरेंजमेंट वाली लड़की हॉस्पिटल में है तो वो कौन थी जिसके साथ मैंने रात बिताई। वो ये सोचते हुए अपनी बहुत से कुल रहा था। वो गहरी सोच में डूब गया था। उसके चेहरे के हाव भाव देख के ही राजू को डर लगने लगा था। वो रोने लगा था। उसका क्या होगा? वो कथिक से डरते हुए बोला, भाई मैं सब सच बोल रहा हूँ, एक भी शब्द झूठा नहीं। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। कथिक ने राजू को गुस्से से घूरते हुए देखा और गुस्से से चिल्लाते बोला, आई शेड लीव यू नाउ। राजू ने देखा कि उसे जाने के लिए कह रहा है तो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और बोला अपने मन में, भगवान आपने मुझे बचा लिया, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है भाई, ठीक है। इतना बोला और वहाँ से छूमंतर हो गया। नया और नितिन अब एक लिफ्ट में थे। वो लिफ्ट सीधी काली 40 फ्लोर पर आकर रुकती है। दोनों बाहर आते हैं। नितिन उसे एक केबिन की तरफ लेके जाता है। नितिन दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक शख्स की आवाज़ अनन्या के कान में पड़ती है। वो आवाज़ डीप फोल्ड और हेक्टिक, जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही रईस आदमी है। अंदर आइए। ये आवाज़ सुन के अनन्या को लगा कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। वो डरती हुई नितिन के पीछे जाने लगी। वो दोनों अंदर चले गए तो नितिन ने डायरेक्ट बोला, चेयरमैन कपूर, मिस कश्यप आ गए। नितिन इतना बोल के कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा धीरे से अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में अनन्या और कथिक कपूर ही थे। उस बड़े से ऑफिस में कथिक कपूर और कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। वो ऑफिस मैजिस्ट्रेट था। अधिकांश सोफे ब्लैक कलर का था। वहाँ की दीवार का कलर डल था। वहाँ के कलर को निखारने के लिए कुछ विदेशी पौधे लगे हुए थे जिससे ऑफिस को और सुंदर दिखाया जा सकता था। वो आदमी अपनी चेयर पर बैठकर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। वो बहुत ही शानदार तरीके से बैठा हुआ था। वो ब्लैक कलर के डेस्क पर बैठा हुआ था। उसका ऑरा बहुत ही शानदार दिख रहा था। यह यूं कहें कि वो अपनी मेहनत से घुमाया हुआ था। अनन्या लगातार उसे ही देख रही थी। वो वाइट कलर की शर्ट में कमाल का लग रहा था। खिड़की से आती हल्की धूप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका चेहरा पूरा चमक रहा था। अभी उसका ध्यान नीचे था इसलिए अनन्या उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो चारों तरफ नजर घुमा के देख रही थी कि तभी कथिक ने अपना चेहरा ऊपर किया, जिसे देख अनन्या की दिल जो जो से धड़कने लगा। उसका गोरा चेहरा, लंबी नाक, पतले होठ जो बहुत ही रसीली और सेक्सी लग रहे थे। उसे देख के लग रहा था कि जैसे भगवान ने बहुत ही तरीके से तराशा है। अनन्या ने इससे पहले इतने हैंडसम आदमी को नहीं देखा था। उसका ऑरा महान और उसके स्वभाव को निखार रहा था। उसकी भौहें कोल्ड थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी तरफ से आ रही ठंडी हवा अनन्या ने अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। कथिक ने अपनी काली गहरी आंखें जब अनन्या की तरफ डाली, एक पल को खो सा गया। अनन्या और कथिक की आंखें दोनों से टकराई तो अनन्या ब्लैंक हो चुकी थी। उसका दिल जैसे थम सा गया था। वो अपने होश को खो बैठी थी। कथिक लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। कथिक ने अपनी सेक्सी होठ हिलाए और कोल्डनेस वॉइस में बोला, मिस कश्यप। अनन्या का अब ध्यान टूटा। वो उसे ही घूरे जा रही थी जैसे कि वो दुनिया का सबसे प्यारा आदमी हो। ये सोचते ही उसके गाल लाल हो गए और होठ कांपने लगे। हाय, हेलो हेलो मिस्टर कपूर, अनन्या ने कांपते होठों से बोला। उसके होठ आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। मिस कश्यप, क्या बात है? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कथिक ने बिना एक्सप्रेशन के साथ बोला, मिस्टर कपूर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कथिक ने अपनी वॉइस से खुल के अनन्या की तरफ देखा। अनन्या जानती थी कि किसी से डायरेक्ट ही बोलना कि मुझे आपसे फेवर चाहिए, लेकिन वो राहुल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब वो यहाँ तक आ चुकी थी तो पीछे नहीं हटना चाह रही थी। मेरा भाई बहुत बीमार है। मेरे भाई के दिल में छेद है। मुझे पता है कि आप इस तरह के ऑपरेशन पहले कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे भाई का ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं आपसे उसी के लिए मदद मांगने आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके भाई का ऑपरेशन मैं करूँ। ये सुन के अनन्या को बहुत बड़ी खुशी मिल चुकी थी। जी हाँ, अनन्या अनन्या ने उतावलेपन से कहा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो भाई सिर्फ 18 साल का ही है, प्लीज मदद कीजिए।
ने उसे हाथ दिखाते हुए रोकते हुए बोला, मिस कश्यप, आप यहाँ आई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अब कई साल से कोई भी ऑपरेशन नहीं कर किया हूँ। मुझे पता है मिस्टर कपूर, लेकिन मेरा मानना है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप किसी को भी मरने नहीं दे सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये सुन के कथिक को हंसी आ गई। वो अब डॉक्यूमेंट डेस्क पर रखा और अनन्या के सामने जाके खड़ा हो गया। उसके की हाइट बहुत ही ज़्यादा थी, जिससे अनन्या सिर्फ उसकी गर्दन तक ही पहुंच पा रही थी। वो दोनों इतने करीब थे, उसकी ठंडी सांस अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा करीब थे। कथिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अनन्या ने जब अपना चेहरा ऊपर किया तो पाया कि कथिक उसे ही देख रहा है। अनन्या की धड़कन बहुत ही ज़्यादा धड़कने लगी थी। शर्माती हुई उसे एक नज़र देखी और झट से नीचे आंखें कर ली। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे कदम ही नहीं जा रहे थे। अनन्या ने शर्माते हुए अपने होंठ दबाते हुए बोला, मिस्टर कपूर, मिस कश्यप, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं आपके भाई की मदद करूँगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा? कथिक ने बड़े ही शानदार तरीके से अपने पतले से होंठ हिलाए और मैंने अपने मन में सोचती हुई बोला, इस आदमी के पास तो सब कुछ है, तो मुझसे इन्हें कैसा प्रॉफिट चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा जो इनके पास नहीं होगा। मिस्टर कपूर, आप क्या प्रॉफिट चाहते हैं मुझसे? अगर मैं कहूँ कि आपको मुझसे शादी करनी होगी, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? कथिक ने अपने सेक्सी होठ से कहा। क्या? अनन्या अब ब्लैंक हो चुकी थी। आपको मुझसे शादी करनी होगी, मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार होंगी आप? कथिक ने अनन्या की प्यारा सा चेहरा देखते हुए बोला। क्या? अनन्या ये सुनते ही सदमे में थी। कथिक ने उसे देखा और बोला, मिस कश्यप, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। मैं आपके भाई का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मुझसे शादी करनी होगी। अनन्या कंफर्म हो चुकी थी। वो जो सुनी है वो गलत नहीं सुनी है। वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कथिक का प्रॉफिट का मतलब उससे शादी करना होगा। ये अनन्या के लिए बेहूदा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आप सीरियस हैं मिस्टर कपूर? क्या आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? कथिक ने पतले होठ हिलाए और बोला, आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या इनको मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि इनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है कि कोई भी लड़की इनसे शादी करने के लिए कभी मना नहीं कर सकती है। कथिक उससे शादी करना चाहता था, जो कल रात उसके साथ बिताई थी। अनन्या कथिक को लगातार घूर रही थी। कथिक ने उसकी तरफ देखा और वो सोचा कि अनन्या क्या सोच रही है। अचानक उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो अनन्या को अपनी तरफ खींचा। आह! अनन्या के मुंह से आह निकल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी चट्टान से टकराई हो। उसकी नाक लाल हो गई थी। वो कथिक के सिर और मजबूत छाती से टकराई थी। अब कथिक ने उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे की ओर ले जाया गया। फिर उसके सिर के ऊपर एक कोल्ड और मैग्नेट आवाज़ सुनाई दी। कश्यप, जब हम शादी करते हैं तो आपको ग्रास विंडो के होने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं नॉर्मल हूँ। अनन्या ने कथिक को अपने से दूर किया और शर्माती हुई बोली, मिस्टर कपूर, प्लीज़, आप अपने आप को संभालिए। कथिक से अनन्या को ये उम्मीद नहीं थी कि जो दिखने में शांत और कोल्ड है, वो अनन्या के साथ ज़बरदस्ती करेगा। कथिक ने अनन्या की तरफ देखा, जो कि शर्मा रही थी। वो सोचने लगा शायद वो प्यार करने लगी हो। कल रात भी यही हुआ था। ये देख के कथिक की आंखें गहरी हो गई। कल रात उसका चेहरा रोया हुआ था, लेकिन आज उसका सफ़ेद चेहरा बहुत ही आकर्षक था। शायद वो बैलेंस कर रही थी, जिसके कारण उसका सफ़ेद चेहरा अब गुलाबी हो गया था। पिछली रात को याद करके कथिक की आंखें और गहरी हो गईं। वो उसे घूर रहा था। अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर किया तो कथिक की आंखों से उसकी आंखें एक पल के लिए मिल गईं, जिसके कारण अनन्या के दिल जोर से धड़कने लगा। उस शख्स की आंखें डिजायर और पोजीशन से भरी हुई थी, जैसे कि वो पहले से ही कब्जे में कर चुका हो। उसे जैसे पहले से ही पता था कि वो आ जाएगी, इसलिए वो सब अपने हाथों में थाम लिया था।
उसे देख ऐसा ही लग रहा था कि आज वो जरूर उसके पास आएगी ही। मिस्टर कपूर, अनन्या ने अपने पतले होठ गीला करते हुए हिलाए और सोचते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आप इसके सिवा कुछ भी मांग सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार भी हूँ। का अनन्या अभी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कथिक बोलता है, तो हमारे पास अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, आप जा सकती हैं। अनन्या ने अब अपनी मुट्ठी कस ली। वो सोच रही थी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्या करें। एक तरफ उसका भाई की जिंदगी है तो दूसरी तरफ उसके जीवन का अहम फैसला है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। क्या करें अब वो, क्या होगा अनन्या का फैसला।